अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। IMF के साथ स्टैंड बाई अरेंजमेंट का मुआहदा जो है वो तय पा गया है। पाकिस्तान का ये मुआहदा जो है वो $3 अरब का है और 12 जुलाई को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है, उसमें इस मुआहदे की तौसीक की जाती है। तो पाकिस्तान को जो है $1.1 अरब जो हैं वो फौरी तौर पर दस्तयाब हो जाएंगे। ज़ाहिर है इस खबर के पाकिस्तान की जो मार्केट है उसके ऊपर अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। आज स्टॉक मार्केट जो है वो तकरीबन 2400 से ज़ायद पॉइंट्स पर जाकर बंद हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो भी 5 रुपये गिरा है। लेकिन अगर इस सूरत हाल का तजिया किया जाए तो दिखाई ये दे रहा है कि ये मुआहदा जो है और ये 9 महीने की जो एक ब्रीदिंग स्पेस आई है, पाकिस्तान को इसके अंदर बहुत कुछ करना है। और जब वो ये सब कुछ करना है तो उसके असरात और उसके नताइज जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम पर मुरतब होने हैं। और जो पहले ही महंगाई के बोझ तले सिसक भी रहे हैं, बिलक भी रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो सनत की सूरत हाल है वो भी ज़ाहिर है, शरह सूद जिस जगह पर पहुंचा हुआ है यानी 22% पर, उनके लिए भी सांस लेना जो है वो दुश्वार हो रहा है। बिजली के रेट्स बढ़ने जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि जो मुआहदा है आपने 8 रुपये बेसिक सतह के ऊपर बढ़ाने हैं, किस तरीके से ये बढ़ेंगे और क्या होगा, आपको अपने ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें इजाफ़ा करना है, आपको इस्लाहात लानी है और ये काम आपको तेज़ी के साथ करने हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि इस शॉर्ट टर्म के अंदर अगर पाकिस्तान जो है वो कुछ समझ जाता है तो क्या उसके तवीलुल मुद्दती फ़वाइद जो हैं वो हासिल हो सकेंगे। मूडीज़ जो है, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उनका ये कहना है कि इस मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान की जो माली गुंजाइश है उसमें मामूली बेहतरी आएगी। और लेकिन इसका एक बड़ा फ़ायदा जो है वो ये होगा कि पाकिस्तान के लिए जो फाइनेंसिंग का हसूल है वो आसान हो जाएगा, जो कि एक IMF की अम्ब्रेला चाहिए होती है वो मिल जाएगी। लेकिन मूडी साथ ये भी कह रहा है, जो एक बड़े सवाल को जन्म दे रहा है, कि वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान को IMF की $3 अरब की फंडिंग जो है वो हासिल हो जाएगी। पाकिस्तान को मूडीज़ की जो रिपोर्ट है वो ये बात कह रही है कि अपने माली इस्तेकाम के लिए इस्लाहात करनी होंगी, अपनी आमदन जो है उसको बढ़ाना होगा। लेकिन इन ज़ाहिर है जब आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो ये एंटी ग्रोथ होता है, तो ज़ाहिर है मुआशी सरगर्मियाँ इसके नतीजे में मुतासिर होंगी, बुलंद शरह सूद जो है वो होगी, महंगाई जो है वो बरकरार रहेगी, हुकूमती अखराजात मुतासिर होंगे। और ज़ाहिर है जिसमें हम फंसे हुए हैं, हम अब डेट ट्रैप में आए हुए हैं, जो कर्ज़ों की, बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी है वो भी बुलंद रहेगी। अब इस मुआहदे के नतीजे के क्या असरात होंगे, क्या मामलात होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ अंजुम निसार साहब, मुमताज़ सनतकार हैं, नायब सदर हैं साक के। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, मुमताज़ माहिर मुआशियात हैं। अंजुम निसार साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो IMF के साथ अब मुआहदा है, ज़ाहिर है उसका वक्ती असरात तो फौरी तौर पे बहुत अच्छे नमूदार हुए हैं। स्टॉक मार्केट है, डॉलर की कीमत में कमी हुई है। लेकिन ये बात जो कही जा रही है कि वक्ती तौर पे एक उभार तो है, लेकिन आपका आगे सफ़र इतना आसान नहीं है। मुश्किलात अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक जो पाकिस्तान को स्टैंप चाहिए थी IMF की वो मिल गई है, जिससे एक सहूलत ज़रूर पैदा हो जाएगी। जी डेफिनेटली आपने ठीक कहा कि एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया और अब ये एक नॉर्मल डील नहीं है, बल्कि ये स्टैंड बाई अरेंजमेंट है और एक बेल आउट पैकेज है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी देर से हम इस तरफ आए, लेकिन बहरहाल फाइनली आ गए। तो आज आपने ख़ुद भी कहा अपने प्रीएम्बल में कि कुछ अच्छे समारात इसके नज़र आए, मार्केट सेंटिमेंट्स कुछ इम्प्रूव हुए और उसमें स्टॉक एक्सचेंज में 2450 पॉइंट गेन किए और 5-10 रुपये जो है ओपन मार्केट में भी रुपया जो है वो मुस्तकम हुआ। क्योंकि ये देखें सारे निज़ाम चलता है सेंटिमेंट्स पे। तो उम्मीद है कि चैलेंजेस तो यकीनन बहुत बड़े हैं और उन चैलेंजेस से हमने अपनी आँख जो है
चुराई रखी और हमने माजी में जितने भी फैसले किए हैं वो पॉलिटिकल बेस पे किए हैं, वो इकोनॉमिकल बेस पे नहीं किए। अब हमें इकोनॉमिकल बेस पे फैसले करने होंगे और टैक्स नेट को बढ़ाना होगा, प्राइवेटाइजेशन करनी होगी। सामान तय्यश को बैन तो नहीं कर सकते, ये भी वन ऑफ द कंडीशनलिटीज़ है कि आप कोई चीज़ बैन नहीं कर सकते, लेकिन इस पर कोई ड्यूटी शूटी आप इंक्रीज़ कर लें। और टैक्स नेट की जब बात करता हूँ मैं, तो रिटेलर सेक्टर है आपका, वकला हजरात हैं, बड़ी तगड़ी फीसेस लेते हैं, किसी किस्म का कोई वो टैक्स नेट में दूर दूर तक नज़र नहीं आते। डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, तो एक बहुत बड़ा दायरा जो है एरिया को हमने फ्री रखा हुआ है। और फ्री इसलिए रखा हुआ है कि हमें शायद पॉलिटिकली उसका नुकसान होता है। जो लोग टैक्स नेट में हैं आप बार बार उन्हें स्क्वीज़ कर रहे हो और उन्हीं से ही टैक्स ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस रविश को ख़त्म करना होगा और टैक्स के निज़ाम को ब्रॉड बेस करना होगा। मैं आता हूँ अंजुम निसार साहब। अच्छा, अब इसमें खुर्रम शहजाद साहब ये फरमाइएगा कि जहाँ एक तरफ ये सूरत हाल है, साथ ही मूडीज़ की एक रिपोर्ट आ जाती है और वो ये बात कहते हैं कि वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब की फ़ंडिंग जो है वो हासिल कर पाएगा। मतलब इसके क्या आप वजह क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? जी शुक्रिया बहुत बहुत मुझे देने के लिए। देखें, मुझे ये लगता है कि जो मूडीज़ का स्टांस है वो रियलिस्टिक है ऑफ कोर्स, और उसकी वजह ये है कि आने वाले महीनों में एक बहुत बड़ा चेंज है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल चेंज होगा। और पॉलिटिकल चेंज आपको पता है हमेशा जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। और इस मर्तबा ये दो चीज़ें एक जो है सर्टेन पीरियड पे दोनों एक साथ कोलाइड करेंगे। तो ये ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है कि एक गवर्नमेंट जा रही होगी वो अगर डील कर सकती ज़्यादा अरसे तक तो बेहतर होता, और फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, उसका मैंडेट एक लिमिटेड जो है वो एक लिमिटेड एरिया तक होता है, उससे ज़्यादा वो डील नहीं कर सकते। फिर उसके बाद नई गवर्नमेंट आएगी। तो ये जो 9 महीने हैं इसमें बहुत ज़्यादा हमें स्मूथ होना होगा। नंबर 1, जो पहली गवर्नमेंट है वो क्या करके जा रही है 1.5 महीने में, किस तरह से फ़ंड्स को अरेंज कर रही है और ये पहला रिव्यू कैसे करेगी। फिर इंटरिम गवर्नमेंट कितनी स्मार्ट होगी, कितना जो है वो उसमें कॉम्पिटेंट लोग होंगे, कौन डील कर सकेंगे IMF के साथ, ताकि दूसरा रिव्यू भी हमारा उसी हिसाब से बेहतर हो। फिर तीसरी गवर्नमेंट जो कि मैंडेट लेकर आएगी नई गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद, वो कितने स्मूथ होंगे इलेक्शंस वो भी हमें देखना होगा। फिर उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी वो किस तरह से उसको लेकर चलती है। और एक बड़े प्रोग्राम के लिए उसने ये ब्रिज जो दिया गया, ये बड़े प्रोग्राम के लिए दिया गया और बड़े रिफॉर्म्स के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 6 महीने का जो है वो बस प्रोग्राम आपको मिल गया और आपको जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसलिए मोदी का स्टांस मुझे रियलिस्टिक लगता है, ये इतना आसान नहीं होगा $3 बिलियन को जो है वो अचीव करना। अच्छा, अब इसमें अंजुम निसार साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है IMF के साथ मुआहिदा तो हो गया है, लेकिन हम एक पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम की सूरत हाल में है, एक अनसर्टेनिटी है। और अनसर्टेनिटी ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अगस्त में अपनी मुद्दत मुकम्मल कर रही है। ज़ाहिर है उसके बाद केयर टेकर सेटअप ने आना है, शार्प स्मार्ट केयर टेकर सेटअप, फिर इलेक्शंस का एक धमाचौकड़ी मचनी है, उसके बाद हुकूमत आनी है जिसका खुर्रम शहजाद साहब तज़किरा कर रहे हैं। और इस सारे अरसे में ये जो 9 महीने का हमने IMF का मुआहिदा कर लिया है, इसकी कड़ी शराइत अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि इस पर अमल दरामद जो है वो हो जाएगा और हम एक जिसे कहते हैं कि ब्रीदिंग स्पेस इतनी रहेगी कि हम सांस लेते रहें एक मुंतखब हुकूमत आने तक? डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये कहा नहीं जा सकता कि वो जो आने वाली जो गवर्नमेंट है वो कितनी इंटरिम सेटअप कितना कॉम्पिटेंट होगा और कितनी देर के लिए होगा और वो किस तरह सारे मामलात को टैकल करते हैं, डील करते हैं। हालांकि नॉर्मली रिवायतन यही होता है कि जितने मज़ीद टैक्सेस भी लगवाने होते हैं गवर्नमेंट जो हैं वो मुश्किल फ़ैसले नहीं करते और वो भी वो इंटरिम सेटअप से ही करवाते हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि हम बहुत सारे मुश्किल फ़ैसले ऑलरेडी कर भी चुके हैं, मिनी बजट भी आया, अभी पहला बजट मंजूर नहीं हुआ और उसके साथ ही मिनी बजट भी आया, फाइनली वो भी मंजूर हुआ। सो कहने का मकसद है चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है और इंटरिम सेटअप ये सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज ये है कि मुल्क में एक इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी तो अपनी जगह मौजूद है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी मौजूद है
तो इन सारी चीज़ों को साथ लेके किस तरह चलते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और देखते हैं इसको किस तरह फेस किया जाता है। लेकिन हमारे पास अब मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं है कि हम जो है वो सरात मुस्तकीम का रास्ता अब ना अपनाएं। वो वक्त गए जिसमें आप बहुत सारी जो है ना इकनॉमिकल फ़ैसले नहीं करते थे, पॉलिटिकल फ़ैसले करते थे। अब आप सारी दुनिया की नज़रें हैं और अब आप जो है वो किसी तौर पर भी पहलू दोए नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि अब बहुत सारी जो शराइत से गुज़रना होगा और तब जाके मामला जो हैं आपके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो सिंपली आप ये जो IMF का पैकेज ये मंजूर हुआ है स्टाफ लेवल पर, इसने फर्दर 15 जुलाई को बोर्ड मीटिंग में जाना है, इंशाल्लाह वहाँ भी मंजूर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है आपका जो $23 बिलियन का अगले साल के जो आपने लोन्स देने हैं उसको रोल ओवर करना है। तो रोल ओवर कुछ तो चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा हमारा जो लोन प्रोवाइडर है, और उसके अलावा फिर हमें मज़ीद पैसे के लिए फ्रेंडली कंट्रीज़ के पास भी जाना होगा और इंटरनेशनल ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में भी जाना होगा। तो चैलेंजेस तो आपके बहुत ज़्यादा हैं। मैं आता हूँ अंजुम निसार साहब, मैं आता हूँ। आपने कहा वो वक्त गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। बहरहाल बोर्ड का इजलास भी 12 जुलाई को हो रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं सोफे। वेलकम बैक। अब इसमें खुर्रम शहजाद साहब ये फरमाइएगा कि 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपने एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से करना है। ठीक है, 5 रुपये आज ओपन मार्केट में डॉलर गिरा है। फिर आपने तवानाई की इस्लाहात करनी है, और इस्लाहात में सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली की कीमत बढ़ाने का है और गैस की कीमत बढ़ाने का है। और बिजली की कीमत जो है वो आपने 8 रुपये बेसिक पॉइंट पर बढ़ानी है। वो किस तरीके से बढ़ती है ये देखेंगे। महंगाई ऑलरेडी अपनी जगह पे मौजूद है। आप समझ रहे हैं कि ये जो मुआहदा हमने किया है, जो शराइत हमने तस्लीम की हैं, ये सस्टेनेबल हैं? अच्छा देखिए, शराइत तो अपनी जगह हमेशा रही हैं और इस मरतबा भी होंगी डेफिनेटली। और आप ये एक्सपेक्ट करें कि महंगाई में थोड़ा बहुत जो है वो थोड़ी सी कमी हो सकती है इम्पोर्ट्स खुलने की वजह से, बट महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी। इनफैक्ट ये जो आपने बात की कि IMF कहता है कि जी एनर्जी की प्राइसेस आप मार्केट बेस्ड रखें, गैस की प्राइसेस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हो गई, इवन रुपये आप मार्केट बेस्ड रखें, तो ये उसके जो कंडीशंस हैं ये ठीक है, ये मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इनएफिशिएंसी, जब गवर्नमेंट अपने एंड पे चीज़ें सही से मैनेज नहीं करती तो इनएफिशिएंसी आती है। इनएफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो चीज़ बनाती महंगी है और बेचती सस्ती है। तो अपनी इनएफिशिएंसी ठीक करने के बजाय वो करती है कि वो सब्सिडाइज़ कर देती है हर चीज़ को। जब सब्सिडाइज़ करती है तो वो उसको सपोर्ट करती है थ्रू कर्ज़े लेके वो सब्सिडी दे देती है। तो ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत बड़ी है। IMF कहता है इस चुंगल से आप निकलें, तो इस निकलने के लिए आपको एक लंबा अरसा चाहिए, जिसमें 1 साल कम से कम आपके पास होना चाहिए। और इस गवर्नमेंट के पास भी बहुत टाइम था, 1.5 साल एटलीस्ट था, उसमें ये गवर्नमेंट कर सकती थी, बट नहीं किया। अब आगे क्या हो सकता है उसमें मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को 2-3 चीज़ें करनी है, जिसकी वजह से जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट मिलेगी। और इंटरिम गवर्नमेंट कैसे उसको आगे लेके चले, तो एक नई गवर्नमेंट आएगी उसको सपोर्ट मिलेगी। इसी तरह से अब हो सकता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पहला ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट, जैसे हमारे कुलीग ने भी बात की कि सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, इनके साथ हमारी कमिटमेंट्स हैं। इन्होंने कहा कि जी IMF लोन आपको मिलेगा तो हम आपको रोल ओवर्स भी कर देंगे, आपको इन्वेस्टमेंट भी मज़ीद दे देंगे। तो गवर्नमेंट के पास लिस्टेड कंपनीज़ हैं, नॉन लिस्टेड कंपनीज़ हैं, ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास $2 से $3 अरब रेज़ करने के लिए। तो गवर्नमेंट उसका कुछ हिस्सा जो है 1 महीने के अंदर पैकेज करके, कुछ कॉम्पिटिटिव टीम डाल के फटाफट पैकेज करके, अभी किया है ना, आप देखें, आपका पोर्ट का भी कर दिया, PIA का भी जो है आपने एक लीज़ कर दिया। तो इस तरह से जल्दी चीज़ें हो सकती हैं। तो $2 से $3 अरब यहाँ से गवर्नमेंट रेज़ करे, उसके साथ साथ IMF की शराइत भी पूरी करे, डॉलर इनफ्लो बढ़ाए। डॉलर इनफ्लो बढ़ेगा तो आपके रिजर्व्स इंप्रूव होंगे, तो आपके पास ये एबिलिटी आएगी कि कर्ज़ों को आप टाइम पे करते रहें। आपको 6-8 महीने। खुर्रम शहजाद साहब एक सेकंड, आपने यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और चूंकि अंजुम निसार साहब भी बैठे हुए हैं, पहले मैं आपसे वो बात कर लूँ फिर उनके पास जाता हूँ। आपने कहा डॉलर इनफ्लो बढ़ाएं। अब डॉलर इनफ्लो के पाकिस्तान के पास तो 2 ही मेजर तरीके हैं। एक ये कि अपनी बरामदात बढ़ाएं, और एक ये है कि तरसीलात ज़र जो हैं वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आएँ।
अब इन दोनों जो महाज हैं इनके ऊपर पाकिस्तान को उस तरह की कामयाबी जो है वो नहीं मिल रही है। तो बरामदात आपकी बजाय बढ़ने के स्टेगनेंट हैं। तरसीलात ज़र का जो मामला है, आप मार्केट और बैंकिंग रेट में इतना फ़र्क डाल देते हैं कि वो सारे का सारा दूसरी चैनल्स के ज़रिए आना शुरू हो जाता है। क्या हमारा कंट्रोलिंग मेकनिज़म कमज़ोर है? हम बुनियादी तौर पे चाहते ही नहीं है कि अपनी बरामदात को हम फ़रोग़ दें, माइंडसेट वो नहीं है, क्या वजह क्या है? देखिए, मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ FDI की, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आपके साथ, देखिए रेमिटेंसेस का आपका बिल्कुल सही पॉइंट है कि आप जब कर्ज़ों में उसमें रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क लेके आते हैं तो उसका इम्पैक्ट यही होता है कि जी आपको जो है ना वो हुंडिया वाले के नज़र हो जाती है सारे इन्फ्लोज। तो आप कम करें ना, उसको एक रेट लेकर आए ना, बैंकिंग के थ्रू करें। क्यों आप ओपन मार्केट को इतना जो है वो इनकरेज करते हैं? सारा बैंकिंग के थ्रू करें, डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी होगी, स्पेकुलेशन भी कम होगी, वेल रेगुलेटेड बैंकिंग सेक्टर भी आपका। तो ये आप करें ना, ये करना चाहिए, नंबर 1। सेकेंडली, मैं बात कर रहा हूँ एक्सपोर्ट्स की, एक अपनी जगह है, मैं बात कर रहा हूँ FDI की, कि आपको अगर सऊदी अरेबिया ने कमिटमेंट की कि मैं $3 अरब आपको इन्वेस्ट करूँगा, तो भाई आप उसको प्रोजेक्ट दें ना। आप उसको कहें कि मेरे पास LNG प्लांट्स हैं, मेरे पास एयरपोर्ट्स हैं, मेरे पास OGDCL है, मेरे पास PPL है, मारी गैस है, मेरे पास 2-3-4 अरब डॉलर के जो है वो कैपिटल मार्केट्स की मेरे पास लिस्टेड कंपनीज़ हैं। क्यों नहीं हम उनमें से कुछ हिस्सा निकाल के 20%, 25% इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो बनाई है कैबिनेट की, उसमें जल्दी चीज़ें हो सकती हैं तो उसके थ्रू करें। तो मैं FDI की बात कर रहा हूँ कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं अगले 1 महीने के अंदर, कुछ ना कुछ बेच के, कुछ ना कुछ जो है हैंड ओवर करके अपने जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है इनको, तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो मैं बात कर रहा हूँ कि इसको अगर आप लेकर आएंगे तो आपके पास इंटरिम गवर्नमेंट के पास एक उनको एक बेस मिल जाएगा कि मेरे पास 6, 7, 8, 10, 12 अरब डॉलर अब खड़े हैं। और फिर आप सऊदी अरेबिया से ये भी कहें ना कि पोस्ट IMF एग्रीमेंट आपने जो हमसे कमिटमेंट की थी $2 अरब की, $1 अरब ने UAE ने की थी, काइंडली वो हमें जल्दी दें ताकि हमारी जो नीड है वो पूरी हो, हमें रूम मिल सके। तो ये तो कर सकती है ना गवर्नमेंट, तो ये तो होना चाहिए। तो ये अगले 6-7 महीने आपके 10-12 अरब डॉलर आपके पास रिजर्व में आ गए तो आप बड़ा अच्छा, आपको जो है सपोर्ट मिल सकती है अगली गवर्नमेंट को जो आके रिफॉर्म्स मिल सकती है। अच्छा, आप इसमें अंजुम निसार साहब ये फरमाइएगा कि बरामदात कैसे आप इसको फ़रोग़ दे सकते हैं ऐसी सूरत हाल में कि जब 22% शरह सूद हो, अगर आपने अपनी फिनिशिंग लाइंस बेहतर बनानी है, बाकी चीज़ों को करना है, तो वो क्या मेथडोलॉजी हो सकती है कि आप बरामदात को, शुक्र है IT सेक्टर इन्होंने इस दफ़ा इंडक्ट किया है, वरना तो टेक्सटाइल के गिर्दी घूम घूम के हम 25 अरब से आगे ही नहीं जा रहे। देखिए जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को जो लास्टली $31 बिलियन की थी, वो इस साल वो 27-28 बिलियन डॉलर के करीब होगी, और रेमिटेंस भी पिछले साल से 3-4 बिलियन कम होगी। सो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। और अब जो देखें, लोकल इंडस्ट्री तो किसी हद तक सस्टेन कर सकती है, थोड़े बहुत शॉक्स, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में जहां आपने ग्लोबली compete करना है, अगर आपकी एनर्जी की प्राइस ज़्यादा होगी और आपकी अगर मार्कअप ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आप जो है वो एक्सपोर्ट के चैलेंजेस वो मीट नहीं कर सकेंगे। हालांकि हमारा भी सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट का जो सेक्टर है दैट इज़ टेक्सटाइल, 60% हमारी भी टेक्सटाइल जो है एक्सपोर्ट करते हैं हमारी टोटल जो एक्सपोर्ट्स के अंदर। और आपने देखा कि वहाँ भी डिक्लाइन आया। वेयर एज हम बांग्लादेश में देखते हैं कि वो $62 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे थे, इस साल वो $72 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें भी उनका 85% जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स हैं। तो हमें compete करना होगा मार्केट में इंटरनेशनली। हमारा सबसे बड़ा मसला है कि माजी में कुछ हमने ऐसे फैसले किए हैं जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुई है। उसमें एक वजह हमारे IPPs जो है ये ब्लैक होल है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। इसे रिव्यू करें, इसे देखें कि क्या कहाँ गलती हुई है। ओवर इन्वॉइसिंग तो हुई है, साथ फ्यूल के अंदर भी बहुत बड़ी किकबैक्स मिली हैं। उसके अलावा एक तरफ हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो जो 1994-95 के जो IPPs के प्रोजेक्ट लगे थे उनको आपने दोबारा रिवाइव किया है। तो ये इस किस्म की अगर हम गलतियां करेंगे तो डेफिनेटली उसका नुकसान तो आपकी इकोनॉमी को होगा। तो बाकी आपने डॉलर सेव करने हैं
उसके तरीक़ेकार देखें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमारे घर को किसी ने बाहर से आके ठीक नहीं करना। हम अपनी चादर के अंदर रहना सीखें, हम अपनी चादर से बाहर हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में बताई भी जा सकती हैं कि मेरे नज़र में इस्लाम में भी आपको पता है कि हज उम्रा, जो उम्रे का तो जिक्र नहीं, लेकिन हज जो है वो लाइफ में एक दफ़ा फ़र्ज है। हमारे यहाँ बहुत सारे साहिबान हैं, साहिब हैसियत लोग हैं, वो हर साल जाके हज करते हैं। तो इन चीज़ों को जब हमारे फाइनेंशियल हालात अगर अच्छे नहीं हैं तो हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। फिर जो फैमिली ट्रैवलिंग होती है उसको डिस्करेज करें ताकि आपके कुछ डॉलर सेव हो, सिर्फ बिजनेस ट्रैवलिंग हो। इस तरह आपने एक कल्चर हमारे मुल्क में बड़ी तेज़ी से परवान किया है। हर घर में खाते पीते घरों में हमने फिलिपिनो कल्चर एक डाल दिया है। हर घर में एक तो खवातीन जो है वो फिलीपीन से आती हैं और आपके घर में काम कर रही हैं। तो हमारा मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में इन 2-3 चीज़ों को भी अगर हम टेकअप करें तो 2-3 बिलियन डॉलर आपके यहाँ भी सेव हो सकते हैं। फिर आप प्राइवेटाइज करें। ये तो बड़ी क्लियर बात है कि प्राइवेटाइजेशन के बगैर हमारा मामला आगे नहीं बढ़ सकते। 700-800 बिलियन जो है हम हर साल ज़ाया कर देते हैं और टैक्स पेयर का कमाया हुआ पैसा वो स्टेट एंटरप्राइजेस में चला जाता है, डूब जाता है। गवर्नमेंट का काम नहीं है इदारे चलाना, गवर्नमेंट अपने काम करे और प्राइवेट सेक्टर को अपने काम करने दे। मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है अंजुम निसार साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। खुर्रम शहजाद साहब, अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो बड़ी डिसमल दिखाई देती है कि पाकिस्तान का जो अब कर्ज़ों की अदायगी है, अब हम नेक टू नेक ही हो गए हैं अपनी आमदन और कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से। और अगर हमें डिफेंस है या हमारे हकूमती अखराजात हैं वो भी कर्ज़ लेकर ही बर्दाश्त करने हैं, तो इस डिसमल प्रपोजिशन के अंदर IMF हमें कोई पैसे दे तो नहीं रहा ना, वो भी कर्ज़ ही ऐड ऑन हो रहा है। तो अब ऐसी सूरत हाल में इस डिसमल प्रपोजिशन में ज़ाहिर है आवाम जो हैं वो एक हद तक चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं। लगता ये है कि उनकी भी हम अब आखिरी हद पे पहुँचे हुए हैं। मिडिल क्लास जो है तकरीबन एरोड हो रही है। आपको क्या लगता है कि इस डिसमल प्रपोजिशन में शॉर्ट टर्म में क्या IMF के साथ एग्रीमेंट कोई इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसको इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाए? देखिए, सेलिब्रेशन की जहाँ तक बात है तो वो इसलिए मेरे ख्याल में हो रही है कि IMF जो है हमें कर्जे का जो एग्रीमेंट वो नहीं दे रहा था और उसमें बहुत सारी हिकअप्स थे। ऑफकोर्स हमारी साइड से ज़्यादा थे और उसकी तरफ से रिलेटिवली कम थे। जब भी आप लेटर के पास जाते हैं और अपनी मजबूरियाँ बयान करते हैं तो वो आपको डेफिनेटली एक्सप्लॉइट करता है और वो अपनी बात मनवाते हैं, अपनी टर्म्स पे बात करते हैं। तो हम ऑफकोर्स अपनी टर्म्स पे बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अपनी गलती है, हमने अपने घर को ठीक नहीं किया हुआ। अब क्योंकि IMF ने आपको जो है एक एग्रीमेंट के लिए एग्री कर लिया है आपसे, तो अब हमारे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम अपने घर को ठीक करें। और डेफिनेटली खुशी उस वक्त जो है वो सही मानों में होगी जब हम इस प्रोग्राम को यूटिलाइज करेंगे अपने एडवांटेज के लिए फुली। ये हमने नहीं किया, ये 23 प्रोग्राम में हमने नहीं किया। अब एक सेकेंड, फिर मेरा आपसे एक सवाल है खुर्रम शहजाद साहब। मैं चूँकि मेरा ये सब्जेक्ट भी है, IMF के जितने एग्रीमेंट्स हुए हैं मैंने सारे पढ़े देखे, उनके पहले से शुरू हो जाएं और अब तक आ जाएं, शराइत जो हैं वो बड़ी स्टैंडर्ड होती हैं, उसी तरीके से वो सारी लिखी हुई होती हैं। बाज़ दफ़ा आप पॉलिटिकल सिचुएशन होती है आपको वेवर्स मिल जाते हैं, बाज़ दफ़ा पॉलिटिकल सिचुएशन आपके हक़ में नहीं होती तो आप नाक से लकीरें निकालनी शुरू कर देते हैं जो आपने निकाली हैं। अब ये जो चीज़ है, इसके बाद आप क्या देखते हैं कि हुकूमत के अंदर ये तासुर उभर कर आएगा कि गैर तरक्याती अखराजात को कंट्रोल किया जाए और किसी तरीके से अपने चादर के मुताबिक, जिस तरफ अंजुम निसार साहब इशारा कर रहे हैं, पाँव जो है वो फैलाए जाएं और ज़रा अपने ऊपर भी तो कष्ट काटा जाए ना। बेचारे अवाम तो रगड़ा खा ही रहे हैं, वो और खा लेंगे। मुझे लगता है जिस तरह से
इस वक्त गवर्नमेंट को जो तकदो करनी पड़ी है, जितना ज़्यादा जो है इसमें स्ट्रगल करनी पड़ी है इस छोटे से लोन को लेने के लिए। आप देखें हम कहाँ जो है 3-3, 4-4 साल के लोन्स लेते थे, और इसमें होता ये था कि मोस्टली जो है फ्रंट लोडेड नहीं होते थे। फ्रंट लोडेड से मेरी मुराद ये है कि पहले आप ये काम करें फिर आपको पैसे मिलेंगे। पहले ये होता था कि जी ट्रस्ट पे काम होता था, क्रेडिबिलिटी पे काम होता था कि ठीक है आप ये काम कर लें, आप पैसे ले लें और फिर आप ये काम कर लें, अपने आप को ठीक कर लें। अब ये हो गया है आहिस्ता आहिस्ता कि अब आप पहले ये काम करें, कीमतें बढ़ाएं या सब्सिडी कम करें या टैक्सेस बढ़ाएं, उसके बाद आप हमसे पैसे लें। और अब ये हाल हो गया कि इसके बाद भी जो है एक स्टेप ये होता है कि हम तो आप ये काम सारे कर लें, उसके बाद रिजल्ट्स आएँ, उसके बाद पैसे लें आप हमसे। मुझे लगता है कि हमारे जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस है ना बहुत कम हो गए हैं कि हमारी अपना कसूर है। और अब गवर्नमेंट ने जिस तरह से स्ट्रगल किया है, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, मुझे लगता है इनमें रियलाइजेशन पॉसिबली आज आ गई होगी, आज आनी चाहिए कि अब 6 महीने का प्रोग्राम भी लेने के लिए आपको कितना भाग दौड़ करनी पड़ी है। अगर वाकई हमें जो है हम कुछ हम सोच रखते हैं और बेहतरी की तरफ हमारा हम चाहते हैं कि बेहतरी हो इस मुल्क की, इस कौम की, इस इकॉनमी की, तो फिर डेफिनेटली हम जो है इस प्रोग्राम को अपॉर्चुनिटी समझ के इसको बेहतर यूटिलाइज़ करेंगे और बड़े प्रोग्राम की तरफ जाके एक प्लान के साथ जाएंगे। अब अगर एक प्लान के साथ नहीं गए, तो स्ट्रैटेजी नहीं की, तो देखिए दुनिया तो बहुत आगे जा चुकी है। दुनिया अब आपके लिए नहीं रुकेगी, ना आपको देखेगी। हम पहले जो है बहुत रेलेवेंट होते थे, अब इतने रेलेवेंट नहीं है। आपका इंडिया ले लें, चाइना ले लें, बांग्लादेश ले लें, सऊदी अरेबिया ले लें। आप पहले सऊदी अरेबिया, यूएई आपको जो है बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते थे फाइनेंशियली। आज वो भी आपको तब पैसे दे रहे हैं जब आईएमएफ आपको जो है वो पैसे देगा। तो कहने का मतलब ये कि रियलाइजेशन हमारी अपनी आ जाए, वो बहुत बेहतर है, और हम अपने काम करना शुरू हो जाएं इसी कॉन्टेक्स्ट में, तो बेहतर होगा। अदरवाइज हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अंजुम निसार साहब, ये फरमाइएगा कि खुर्रम शहजाद साहब ने भी बात की, IMF की भी यही है कि अपना घर दुरुस्त करें। अपना घर दुरुस्त करने के लिए आपको स्ट्रक्चरल बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। बुनियादी इस्लाहात जो हैं वो सियासी मफादात के साथ लगा नहीं खाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आगे तो मामला ही सियासी मफादात का है, आगे इंटरम सेटअप है, फिर इंतखाबात हैं, तो बात तो घूम फिर के वहीं आ जाती है। तो कैसे ये बुनियादी इस्लाहात जो कि बड़ी सख्त हैं कैसे होंगी? डेफिनेटली जी ये बड़े टफ चैलेंजेस हैं, और जो हमने माजी में गलतियाँ की हैं एक तो उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जिस तरह एक 18वीं अमेंडमेंट थी, 18वीं अमेंडमेंट में हमने एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन सब कुछ सूबों को दे दिया। सूबों ने वो काम ही नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। बगैर होमवर्क के हमने सारे काम किए हैं। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सतही तौर पे बयान दे के पॉलिसीज दे देते हैं, डीप डाउन हमारे पास पूरा प्लान मौजूद नहीं होता। तो बहरहाल ये जो है, मैंने IPP का आपसे जिक्र किया, मैंने आपको ये कहा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, स्मगलिंग को रोकना होगा, प्राइवेटाइजेशन करनी होगी। 18वीं अमेंडमेंट के तहत जो मामलात हैं, सारा स्टाफ आपने जो फेडरल गवर्नमेंट का था वो भी आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है, और सूबे जो है वो भी कोई काम नहीं कर रहे, और वो लाइबिलिटी आपने अपने साथ रखी हुई है, और साथ सूबे जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में हमें ऑन द होल हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा एड्रेस करना होगा, तब जाके हमारे जो मामलात हैं वो शायद दुरुस्त ट्रैक पे आएँ। मुश्किल फैसले करने होंगे, और मैं समझता हूँ कि ये जो IMF के पैकेजेस जितने भी रिलेट कर रहे हैं, जो कंडीशनलिटीज़ को हमने मीट करना है, मैं समझता हूँ कि यकीनन एक इन्फ्लेशन की स्पाइक भी आएगी। अच्छा, अब इसमें खुर्रम शहजाद साहब, मेरे पास टाइम थोड़ा है। बुनियादी जब हम इस्लाहात की बात करते हैं तो ज़ोर किस चीज़ पे हो जाता है? ज़ोर इस चीज़ पे हो जाता है कि आपके लिए इजी वे आउट क्या है। आपके लिए इजी वे आउट ये है कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दो, आपके लिए इजी वे आउट ये है बिजली की कीमत बढ़ा दो, आपके लिए इजी वे आउट ये है कि गैस की कीमत बढ़ा दो, आपके लिए इजी वे आउट ये है कि जो टैक्स दे रहे हैं उन पे मज़ीद टैक्स बढ़ा दो। जो हम सर्विसेज सेक्टर में हॉरिजॉन्टली टैक्स बेस बढ़ा सकते हैं या बाकी शोबों को हम टैक्स नेट में ला सकते हैं,
आप क्या लगता है कि उन सब के नुमाइंदे जो हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जब वो ये बुनियादी इस्लाहात का ये काम नहीं होने दे रहे तो फिर बेहतरी किस एंगल और किस सूरत से आएगी? बिल्कुल, आपने अपने सवाल में बहुत सारे जवाब दे दिए हैं कि खुद जो है अगर पार्लियामेंट में आप बैठेंगे और आपका एक वोट बैंक बड़ा होगा, चाहे वो ट्रेडर्स की फॉर्म में हो, रिटेल सेक्टर की फॉर्म में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर की फॉर्म में हो, तो डेफिनेटली आप उस तरफ झुकाव आपका ज़्यादा होगा। देखिए, ये होता है दुनिया में, आपका खासकर इमर्जिंग मार्केट्स में आपका पॉलिटिकल पॉपुलिस्ट डिसीजंस बहुत होते हैं, पॉलिटिकल एंगल बहुत स्ट्रॉन्ग आपका होता है, खासकर जब कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड फिर आपको एक सर्टेन पॉइंट पे आके एक डिसीजन लेना पड़ता है, और जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक होता है ना, एक नेचुरल फोर्स भी एक होती है चीज़ कि जी इतनी ज़्यादा ख़राबी हो जाती है कि आपको फिर कॉल लेनी पड़ती है। मुझे लगता है कि ये वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपको कॉल लेनी पड़ेगी कि आपको पॉलिटिकल पॉपुलिस्ट मेजर्स लेने हैं या फिर आपको इकोनॉमिकली बेहतर डिसीजंस भी लेने हैं। जो भी आपके लिए बेहतर होगा लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये कंटिन्यूटी रहे तो अच्छा है, उसमें ये चीज़ होगी और ये नज़र भी आएगी। होपफुली ऐसा होगा, ऑल्दो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुर्रम शहजाद साहब, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। अंजुम निसार साहब, आपको लगता है घर सीधा कर पाएंगे हम अब? देखिए, इसके बगैर चारा कोई नहीं है, इसके बगैर गुजारा ही कोई नहीं है। और ये जो $1.5 बिलियन लेने के लिए मेरे ख्याल में इसको, इस पीरियड को और इस पीरियड में जो तगो-दो हुई है और जिस तरह लड़ना हुई है वो पूरी दुनिया से, इस पीरियड को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। और जो भी वज़ीर आज़म आए वो हर हफ्ते वो ये रील चला के देखे कि फाइनेंशियल क्राइसिस को हमने किस तरीके से, हम सारी दुनिया में जलील हुए हैं और किस तरीके से सारी दुनिया ने हमें हमारी जो है वो लकीरें खटवाई हैं। तो वो ताकि ये ना हो कि जब नई गवर्नमेंट आए ज़रा कहीं रिलैक्स हो तो पता लग जाए कि जनाब वो फिर वो बड़ी बड़ी कैबिनेट्स और बड़े बड़े अपना वो कोई वो होगा। अंजुम निसार साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त होगा तो फिर जी बड़ी मुश्किल हो गया। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लगता नहीं कि हम इससे कोई सबक सीख पाएंगे। बहुत शुक्रिया अंजुम निसार साहब, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।